हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लास्ट हमने कहाँ तक किया था? प्री आर्कियन संरचना तक किया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। सर्वप्रथम आर्कियन, ये तो यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, हम अभी यहाँ से करेंगे। धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानी संरचना होती है? तो जीवाश्म रहित, यानी इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, फॉसिल्स नहीं होते। जीवाश्म मतलब फॉसिल रहित कायांतरित अवसादी संरचना होती है। धारवाड़ संरचना सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटका के धारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये सारी चीज़ें। रॉक्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की किन श्रेणियों में पाई जाती है? देखिए, लद्दाख श्रेणी में, जस्कर श्रेणी में, गढ़वाल और कुमायूं, ये 4 श्रेणी में क्या पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक किस संरचना में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोयला और ये तेल, पेट्रोल को छोड़ के बाकी मैक्सिमम चीज़ें इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। भारत के किस भौमिकीय शैल क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो कहाँ पे? धारवाड़ में। धारवाड़ क्रम में ही क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। धारवाड़ संरचना में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। आयरन, कॉपर, मैग्नीज, अभ्रक, चांदी, डोलोमाइट एंड गोल्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या पाई जाती है? धारवाड़ में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोयला और तेल के अलावा मैक्सिमम चीज़ इसमें मिलती है। कोयला तेल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि फॉसिल्स रहित होती हैं ये धारवाड़ की संरचना है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब क्योंकि बीपीएससी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी की तर्ज पे, तो एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे आगे क्वेश्चन के। भारत का 98% कोयला कहाँ पे है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। फैक्ट है, इसको देख लेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरंदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ था। फैक्ट है, ये भी याद रखना है। कुड़प्पा संरचना का विकास आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निष्पेक्षण के कारण हुआ था। ठीक है, इसको देख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कुड़प्पा। कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा, यानी कुड़प्पा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। कुड़प्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो चूना पत्थर का है। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेगा, तो अच्छे से याद करेंगे तभी आगे बता पाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको जोड़ इस पर बार बार दे रही हूँ कि यूपीएससी की तर्ज पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किसी भी लाइन को हल्के में नहीं लेना है। कुड़प्पा संरचना किन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस जो छप्पर बनती है जिसकी, और संगमरमर। इन चारों का क्या है? कुड़प्पा संरचना में प्रसिद्ध है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखेंगे विंध्यन संरचना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था? तो जल निष्पेक्षों द्वारा हुआ था। ठीक है, विंध्य संरचना निर्मित है अवसादी चट्टान से। ठीक है, अवसादी चट्टान से निर्मित है। विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ, विस्तार कहाँ तक है? तो पहले राज्य देखेंगे हम। बिहार है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, और मध्य प्रदेश यूपी में भी आ जाता है, यूपी का आगरा में आता है। इसको गोलकुंडा में कि हीरे की खानें किस संरचना में पाई जाती है? अच्छा सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पन्ना मध्य प्रदेश तथा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की हीरे की खान किस में पाई जाती है? किस चट्टान में पाई जाती है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही क्या पाए जाते हैं? हमारे पन्ना, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये हीरा, डायमंड, दोनों वहीं पे पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये क्या है, आपके प्रीसियस मेटल में आ जाते हैं ना, प्रीसियस चीज़ों में आ जाते हैं। मेटल नहीं कहेंगे, मतलब प्रीसियस चीज़ों, एक्सपेंसिव चीज़ें आ जाती हैं, पन्ना और ये आपका हीरा। चलिए, इसमें कुछ ये विशेषताएं, मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मेंस के लिए ज़रूरी काम देगा। इसको एक बार पढ़ लेंगे, अगर इनकेस स्टेटमेंट वाइज आता है तो उस पर गलत ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ऊपर कर देती हूँ उसको। ठीक है, इतना ही है ये। में गोंडवाना संरचना का विकास किस युग में हुआ था? तो कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में हुआ था। ठीक है, गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ? तो अवसादों के निष्पेक्षण के द्वारा हुआ था।
गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में प्रारंभ हो गया था? तो जुरासिक युग में शुरू हो गया था। ठीक है। गोंडवाना संरचना का संबंध किन नदी बेसिनों से है? दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन तथा नर्मदा नदी बेसिन जो है वो गोंडवाना संरचना से रिलेटेड है। आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दक्कन ट्रैप, मेसोजोइक युग, इसको क्या कहा जाता है? और दक्कन ट्रैप को क्या नाम है दूसरा? इसको मेसोजोइक युग कहा जाता है। ठीक है। दक्कन ट्रैप किस संरचना किस चट्टान से निर्मित है? तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। नेक्स्ट देखेंगे दक्कन ट्रैप संरचना मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और मालवा में पाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देख लीजिए, इसमें दक्कन ट्रैप संरचना का विकास किन अन्य क्षेत्रों में है? महाराष्ट्र मालवा के अलावा भी कहीं कहीं है। तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में है, कर्नाटका के बेंगलुरु, मैसूर पठार में है, यानी कि जो प्लेटूज होते हैं उसमें है। ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार में है, तथा छोटा नागपुर व राजमहल की पहाड़ियों में है। ठीक है, पठार में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो जुरासिक काल में हुआ था। ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? ये राजमहल ट्रैप है, जुरासिक में हुआ था। एंड दक्कन ट्रैप का कहाँ हुआ था? तो क्रिटेशियस युग में हुआ था, यानी आदि नूतन काल में हुआ था। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ था? यही क्रिटेशियस युग में हुआ था। ठीक है। जब भी इंग्लिश और हिंदी को कन्वर्ट किया जाता है या तो कुछ वर्ड्स होते हैं तो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं वो इंग्लिश हिंदी को, जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं जैसे ये। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसको ध्यान में रख लेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। कुछ पूरा दे रखा है इसको। ठीक है। ये हमारे प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब मेंस के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देश की वर्तमान स्थलाकृति किस युग में सुनिश्चित की गई थी? तो प्लीस्टोसिन युग में की गई थी। ठीक है। जो अभी की वर्तमान में है, अभी जो आकृति है पूरे वर्ल्ड की, उसकी बात हो रही है, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बात हो रही है। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग गुंज, मिंडल, रिस, बुर्म किस काल में आया था? यही प्लीस्टोसिन युग में आया था। ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें कब आई थी? तो इस युग में आई थी। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसमें फॉसिल्स मिलेंगे वहीं पे मिलेगा पेट्रोल एंड कोयला। ठीक है। ITS का निर्माण कब हुआ था? तो प्लायोसिन और इयासीन युग में हुआ था, काल में हुआ था। ये रटने वाली चीज़ें, इसको याद करना पड़ेगा, वर्ड थोड़े से टफ हो जाते हैं हिंदी में, देख लेंगे इसको। मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास कब हुआ? तो सेनोजोइक काल में हुआ था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे मतलब इसको कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट आ गया, वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो ओलिगोसीन युग में हुई थी वृद्ध हिमालय। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? तो प्लायोसिन युग में हुई थी। हिमालय 3 पार्ट में है तो सबको पता होगा, तो उसी को डिवाइड कर लेंगे, वृद्ध हिमालय, ओलिगोसीन, शिवालिक, प्लायोसिन एंड लघु या मध्य हिमालय जिसको बोला जाता है मायोसिन। तीनों अलग अलग युग में हुए थे। और विशाल मैदान के बांगर एवं खादर का विकास कब हुआ था? तो अत्यंत नूतन युग में हुआ था। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, चारों का काल अलग अलग है, चारों हिमालयों का। देखेंगे आगे, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की वेदिकाओं का निर्माण कब हुआ था? तो सेनोजोइक के अत्यंत नूतन युग में हुआ था। ठीक है। दोनों चीज़ें ध्यान में रखेंगे। देखिए अभी राजस्थान में बहुत जगह सुना होगा आप लोगों ने कि ज़मीन धंस रही है, नीचे जा रही है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान का क्वेश्चन। राजस्थान मरुस्थल यानी जो डेजर्ट है तथा थार मरुस्थल डेजर्ट का विस्तार किस युग में हुआ था? तो प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव के कारण हुआ था। ठीक है। किसका विस्तार है पूछा जा रहा है, तो प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का ये क्या विस्तार है? ये दोनों वर्ड को ध्यान में रखेंगे। पश्चिमी घाट का निर्माण किस काल में हुआ था? तो उत्तर नूतन काल में हुआ था। ठीक है। उत्तर नूतन काल में हुआ था। वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट का निर्माण कब हुआ था? उत्तर नूतन काल में हुआ था। एक सेकंड, इसको बड़ा कर लेती हूँ। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? तो यूरोशिया की जो प्लेट थी और भारतीय प्लेट यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब टकराई थी तो बीच में से क्या निकला था? हमारा हिमालय पर्वत निकला था। ये वही थ्योरी तो मेंस के लिए पढ़नी पड़ेगी, हमें अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है? फैक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये फैक्ट्स याद रखेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या था?
तैतीस सागर में जमे मलबों में दबाव या तैतीस सागर के अवसादों में वलन पड़ना। कहता है ये थ्योरी का पार्ट है, सबको ये चीज़ पता होगी कैसे उत्पत्ति हुई थी। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? टर्शरीय काल में हुआ था। देखिए हिमालय के जो 3 पार्ट है उनका काल तीनों का अलग अलग है। अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो टर्शरीय काल में आ जाता है, अगर ओवरऑल हिमालय की बात की जाती है तो टर्शरी में आ जाता है, लेकिन तीनों को डिवाइड कर दिया जाता है तो अलग अलग काल आ जाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन जब पूछेगा इस हिसाब से आंसर देना है। हाँ थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से क्लियर नहीं आ पा रही है वॉइस, माफ़ी चाहूँगी इस परेशानी के लिए आप लोग को। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखना है, ठीक है, तो इसको याद करने वाली चीज़ें इसको देख लेंगे। 4 भाग में हिमालय मेनली बटा हुआ है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक है नदी के हिसाब से डिवाइड किया गया, इसको देख लेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये किलोमीटर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस एक ओवरऑल ये आइडिया होना चाहिए। चलिए कुछ नदियों के बारे में क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। नंदा देवी कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है? तो कुमाऊं में है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं हिमालय को कहा जाता है। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है नेपाल में। पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी में, यानी ईस्ट साइड में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है पूर्व में। स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी थी? सिडनी बराड ने दी थी। जो डिवाइड है अभी उसको किसने दिया था? सिडनी बराड ने दिया था। भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? तो दक्षिण यानी साउथ वेस्ट मानसून से क्या पड़ता है? सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं, यानी सदाबहार है, हमेशा पानी उनमें रहता है, पेरिनियल है। देखिए अब हिमालय से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, देख लेते हैं इसको। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें क्या होती है? जीवाश्म मुक्त होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि हिमालय का कौन सा पार्ट है जिसमें फॉसिल्स नहीं होते? तो कौन सा है? तो मुख्य हिमालय है। और अगर बात करें जब समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले तो लघु हिमालय से। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो लोअर वाला पार्ट होता है। आगे देखेंगे हम लोग। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है, यानी यंग फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं हिमालय पर्वत, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक क्या भौगोलिक प्रभाव होता? देखेंगे आगे क्या होता है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, क्योंकि हमारे ठीक ऊपर जो हो जाता है हिमालय के बाद क्या है? रशिया है, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट जो साइबेरिया की हवा है, जो साइबेरिया सबसे ठंडी जगह है, वहाँ की शीत लहरें हमारे भारत में पहुँच सकती थी। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित रहता है, यानी जो एलुवल सॉइल है हमको नहीं मिल पाती। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। जो अभी मानसून है, जिसको एक हिमालय जो है बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में जो मानसून आता है, अगर हिमालय नहीं होता तो इसका प्रभाव कुछ और होता, फिर मानसून कुछ और कहलाता है यहाँ पे, तो उसका जो टाइप बताओ कुछ और होता, ठीक है। ये बेसिकली मेंस के लिए, लेकिन प्रीक में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये सारे जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, या हवलदार के में पूछे होंगे, एसआई में पूछे होंगे, यूपीएससी में पूछे होंगे, तो सब में पूछे हुए हैं। तो इसका मतलब ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है, इसमें मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ देख लेते हैं। तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। इसको जो ना सीरीज वाइज पूछा जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, ठीक है। इसको क्या करेंगे? सीरीज वाइज याद रखेंगे। आई थिंक बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सीरीज वाइज लगाना। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गॉडविन आइसलैंड K2 जिसको कहा जाता है, या कागीर भी कहा जाता है, ठीक है। कागीर, K2 या गॉडविन आइसलैंड, 3 नाम है इसके, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कि भारत में से हिमालय की सबसे बड़ी चोटी क्या है, तो गॉडविन आइसलैंड K2 ही होगा उसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी कहाँ स्थित है? यानी कि सबसे जो जिसकी तो चीक ऐसे करके एकदम तीखी जो चोटी है वो कहाँ पर है? एकदम ऐसे वाली
राकापोशी कहाँ पर? ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो काराकोरम को कहा जाता है बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ठीक है, काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है? तो पामीर पठार तक है। और अगर हम पूर्वी की बात करें तो कैलाश श्रेणी तक है। दोनों याद रखेंगे, पश्चिमी वेस्ट की बात करें तो पामीर और ईस्ट की बात करें तो कैलाश। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय किससे अलग किया जाता है? तो इंडस सैंगपो सचर जोन से क्या किया अलग किया जाता है। अगर ये पूछ देगा ये क्या होता है तो किससे रिलेटेड है? ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय से रिलेटेड आ जाता है ये। ट्रांस हिमालय के किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है? तो जस्कर इब्न लद्दाख से होकर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। सिंधु सभ्यता बहुत फेमस सभ्यता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे, मेंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्कर एवं लद्दाख श्रेणी। अक्साई चीन किस श्रेणी में अवस्थित है? अक्सर आपने नाम सुना होगा अक्साई चीन का, तो कहाँ पर आता है? ये लद्दाख श्रेणी में आता है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी? तो राकापोशी है। ठीक है, जस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो नंगा पर्वत है। जैसे मैंने बताया ना KLZ के आगे ऊपर में जो था उसी के सारे अलग अलग चोटी के नाम दे रखे हैं, जो उन सबकी इंडिविजुअली सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे गहरी गॉर्ज कौन सी? तो बुंजी। ठीक है, बुंजी गहरी गॉर्ज, बुंजी लद्दाख में है, जो कितनी गहरी है? तो 5200 मीटर गहरी है। ठीक है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसका। काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पामीर की गांठ कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। वृद्ध हिमालय या महान हिमालय की बात करेंगे हम। बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस नाम से जाना जाता है? तो महान हिमालय को ही कहा जाता है ये नाम। देखिए, हिमालय के जो 3 पार्ट है ना उसके अलग अलग नाम है, बहुत सारे आपको नाम मिल जाएंगे, तो उसको एक जगह पर राइट डाउन कर लेंगे और सारे याद कर लेंगे। क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये। महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से नामचा बारवा तक है। ठीक है, सिंधु से नामचा बारवा तक है। नामचा बारवा कहाँ? सिक्किम में आता है। ठीक है, नामचा बारवा जो है वैसे तो आता है आपका चाइना में, लेकिन इंडियन स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आता है, सिक्किम में नहीं आता। ठीक है, दूसरा वाला मुझे ध्यान में आ गया था, अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। नामचा बारवा ऐसे मेनली चाइना में है, लेकिन इंडियन स्टेट की बात करें तो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। किसमें आता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महान हिमालय लघु हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग किया जाता है। ये सारे याद करने पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, है ना। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो महान हिमालय में। सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है? तो असममित है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे इसको, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। वृद्ध हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद तथा दक्षिण में तीव्र होने का कारण क्या है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाली अभिसारी बल के कारण क्या है? ये तीव्र हो जाता है। उत्तर में मंद तथा दक्षिण में तीव्र हो जाता है। वृद्ध हिमालय काट कर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं? 3 नदी है जो क्या करती हैं? वृद्ध हिमालय को काट कर बहती है। एक सिंधु को तो पहले ही बताया था, नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा। 3 जो है आपकी वृद्ध हिमालय को काट कर गुजरती हैं। ठीक है, देखिए ये जो 1 लाख GS के 1 लाइनर है वो हिंदी मीडियम में ही उपलब्ध होते हैं, इसीलिए हिंदी मीडियम में ही कराने पड़ते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट भी BPSC में हिंदी मीडियम के हैं, और इतना टफ भी नहीं है, जो वर्ड आपको लगे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल पे जाके, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अब इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कितने जो हिमालय में पाई जाने वाली मुख्य सारी क्या है, मुख्य चोटियाँ हैं और कहाँ कहाँ स्थित है ये भी बताया गया है इसमें। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कौन सा स्टेट में है। ठीक है, यहाँ तो दिया गया है खाली कंट्री दी गई ना, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में अपने नोट्स में लिख लेंगे कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा, करिएगा तो आप ही लोग का बेनिफिट होगा और किसी का तो होने वाला है नहीं, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो 18 मिनट की हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाऊँ, छोटी छोटी वीडियो रहेगी ताकि धीरे धीरे हम लोग रिवीजन करते रहें। और कल मैं आपकी पॉलिटी और ये ज्योग्राफी दोनों की वीडियो लेके आऊँगी। ठीक, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए BPSC ऑनलाइन अकेडमी।